हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 144 का यूनिट 5, जहाँ पे हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करेंगे श्रीलंका और मालदीव्स। पिछले चैप्टर के अंदर हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया की बात करी थी। आज हम श्रीलंका और मालदीव्स की बात करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट अपने इस लेक्चर को। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजीली हो जाएगा। बस आपको कहानी से सुननी है श्रीलंका के बारे में और मालदीव्स के बारे में। ठीक है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका को पहले साइलोन बोला जाता था, ये सबको पता है, और ये इंडिया के पास लोकेटेड है, ये भी पता है। यहाँ पे अलग अलग एथिक ग्रुप रहते हैं, भाई बिल्कुल पता है। यहाँ पे मेजॉरिटी के अंदर सिन्हालाज है, और तमिल और मुस्लिम ये किसके अंदर है? मिनोरिटी के अंदर है। मेजर जो पॉपुलेशन है वो इसके अंदर कौन है? सिन्हाला है। ठीक है, अब यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटेन से कब? 1948 के अंदर। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया कब हुआ था? चलो जल्दी से बताने का है। ये कब हुआ था? 1948 के अंदर हुआ था। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बन के तैयार हुआ था? 1978 के अंदर। इन्होंने अपने यहाँ पे प्रेसिडेंटल प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा हुआ है। मतलब इनके यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है, इनके यहाँ पे प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट दोनों का एलिमेंट है। दोनों को मिक्स करके इन्होंने अपना एक नया यूनिक क्या करके रखा है? अपना एक नया यूनिक सिस्टम बना के रखा है। यहाँ के प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो सबसे पावरफुल पर्सन है किसके अंदर? कंट्री के अंदर। ये हेड ऑफ द कंट्री प्लस हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? पीएम होता है। लेकिन इनके यहाँ पे हेड ऑफ द कंट्री प्लस हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रेसिडेंट ही है। जो यहाँ का प्रेसिडेंट है वो हर 5 साल बाद इलेक्ट होके आता है और उसके पास बहुत सारा पावर है। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर को चूज करना, कैबिनेट मिनिस्टर्स को चूज करना, ये किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में। सारी आर्मी को मैनेज कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यही सारी चीजें क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का क्या सीन है भाई? तो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेकंड आता है पावर में, मतलब वो सेकंड नंबर पे। पहले यहाँ का प्रेसिडेंट है पावरफुल। मेनली जो इसका रोल होता है वो नॉमिनल होता है, मतलब कागज वाला काम है, कोई रियल पावर इसके हाथ में नहीं होती। ठीक है, ज्यादातर पावर किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में। जो प्राइम मिनिस्टर है वो कभी कभी हेल्प करता है किसकी? प्रेसिडेंट के, अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट हो या फिर वो अपने काम को अनेबल हो करने के लिए, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हेल्प करते हैं। यहाँ के पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका एक हाउस है। अपने यहाँ पे दो हाउस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लेकिन जो श्रीलंका है उसके अंदर एक हाउस है पार्लियामेंट का, और इसके अंदर 225 मेंबर है। ओके, और ये जो पार्लियामेंट के मेंबर है हर 5 साल बाद इलेक्ट होके आते हैं, किसके थ्रू? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इनके यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का होता है। मतलब जितना आपको वोट मिलेगा उतना ही आपको पार्लियामेंट के अंदर सीट मिलेगा। ठीक है, यहाँ के जुडिशरी की बात करें तो इनके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट कोर्ट है, और जो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पूरा पावर है लॉज को रिव्यू करने का। जैसे कोई भी पार्लियामेंट से कोई भी लॉ बन के आया है तो उसको रिव्यू करने का पूरा पावर है किसके पास? जुडिशरी का। तो सिंपल बोले तो यहाँ की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लोअर कोर्ट्स भी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट, किसके ऊपर? लोअर केसेस को संभालने के लिए। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो श्रीलंका को 9 प्रोविंस के अंदर क्या करा हुआ? डिवाइड करके रखा है। और यहाँ की खुद की प्रोविंशियल काउंसिल होती है जो मैनेज करती है यहाँ के लोकल अफेयर को। और लोकल लेवल पे इनके यहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल भी है और अर्बन अर्बन काउंसिल भी है, जो कि छोटे मोटे मुद्दे को संभालती रहती है, मतलब लोकल इश्यूज को। ठीक है, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो दो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, एक यूएनईपी एंड SLFP। तो यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल पार्टी, और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। ठीक है, और भी कुछ पार्टी है जैसे श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मुस्लिम कांग्रेस जो कि मुस्लिम्स की है। और साइलोन वर्कर कांग्रेस पार्टी, ये तमिल प्लांटेशन वर्कर्स की है। ठीक है, जो तमिल पार्टी है वो क्या करती है? तमिल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्शन सिस्टम मैंने अभी बताया, यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू इनके यहाँ पे इलेक्शन होता है। दैट्स मीन जितना वोट आपको मिलेगा उतना ही आपको सीट मिलेगा किसके अंदर? मतलब उतना ही पार्टी को सीट मिलेगा पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, ओके। अब यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं। तो हमने देखा श्रीलंका के अंदर पार्लियामेंट्री प्लस प्रेसिडेंटल फॉर्म दोनों ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों का ही एलिमेंट है। ठीक है, अब श्रीलंका का जो हिस्ट्री रहा है वो उसके अंदर काफी ज्यादा ट्रबल दिखा है हमको। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमको एथिक कॉन्फ्लिक्ट दिखा है, यूथ के अंदर रेडिकलाइजेशन दिखा है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी हमको काफी बार दिखा है।
ठीक है? तो बात करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेजॉरिटी का रूल होना और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होना। ये 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है श्रीलंका की पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। तो बात करते हैं। तो श्रीलंका के अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप है, जैसे सिन्हाला जो कि मेजॉरिटी के अंदर है, जिनके पास बहुत सारा पावर है हमेशा से। ये कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आए हैं ओवर ईयर, जहाँ पे इन्होंने मिनॉरिटी जैसे तमिल और मुस्लिम को ऐसा फील कराया है कि वो इस कंट्री के अंदर बिल्कुल मैटर ही नहीं करते, उनको एक्सक्लूड फील कराया है। ठीक है? तो कैसे, जैसे बोले सिन्हालास ओनली एक्ट जो कि 1956 के अंदर आया था, यहाँ पे सिन्हालास ने अपनी लैंग्वेज को क्या कर दिया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था और तमिल को बिल्कुल आउट ही कर दिया था। ठीक है? तमिल लैंग्वेज को हटा ही दिया था। तो मतलब एक लैंग्वेज को जो तुम ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हो, तो उसकी वजह से दूसरा ग्रुप है जो उसको एक्सक्लूड भी तो फील होगा। और कहीं ना कहीं जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है तमिल का, वो स्पेशल स्टेटस देता है किसको, बुद्धिज्म को। तो नॉन बुद्धिज्म जो ग्रुप है उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन फील कराता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये जो पॉलिसी है, ये कहीं न कहीं डिवीज़न क्रिएट करती है और कहीं न कहीं एथिक कॉन्फ्लिक्ट टेंशन क्रिएट करती है किसके अंदर, सिन्हाला और तमिल के बीच में। ओके, आगे देखते हैं रेडिकल मूवमेंट। तो गवर्नमेंट कभी-कभी फेल हुई है एड्रेस करने में। जो प्रॉब्लम किसके अंदर आती है, डिफरेंट ग्रुप के अंदर आती है और इसी की वजह से यहाँ पे रेडिकल मूवमेंट ग्रो होता है श्रीलंका के अंदर। ठीक है? सिन्हाला और तमिल और इस्लामिक मिलिटेंट। तो पहले सिन्हाला मिलिटेंसी पढ़ते हैं। 1960 में एक ग्रुप बनता है जीवीपी। जीवीपी जनता अ, विमुक्ति और परमाणु प्रेमाणु। ठीक है? ये ग्रुप बनता है। ये जो ग्रुप था, ये था यंग सिन्हालीस का, जो फेस कर रहे थे इकोनॉमिक स्ट्रगल, मतलब वहाँ की इकोनॉमी को लेकर काफी तंगी थी। तो इन्होंने क्या करा, वायलेंस का यूज करा और कहीं ना कहीं जो पुलिस स्टेशन थे उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करा। गवर्नमेंट ने इनको रोकने की कोशिश करी और यहाँ पे कंट्रोल भी किया इनको। ठीक है? तो रुक गए, गवर्नमेंट ने जो अपना पावर दिखाया है तो हो गया काम खत्म। और 1980s में एलटीटी तमिल टाइगर्स ने अपना एक ग्रुप बनाया, जहाँ पे उन्होंने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट को लेकर कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सिन्हालस की गवर्नमेंट है, हमारा तो कोई लेन देना ही नहीं है। तो इन्होंने सिविल वॉर स्टार्ट करा और गवर्नमेंट ने इनको भी डिफीट कर दिया 2009 के अंदर। इस्लामिक मिलिटेंसी 2019 के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप जो कि रेडिकल मुस्लिम थे। ठीक है? ये एक ऐसी पार्टी थी। ये क्यों उभरी थी, ये पार्टी ये उभरी थी सिन्हालास के नेशनलिज्म की वजह से। जब से सिन्हालास नेशनलिज्म राइज हो रहा था, तो उसकी वजह से एक टेररिस्ट, सॉरी, एक रेडिकल मुस्लिम्स जो थे वो एक टेररिस्ट अटैक करते हैं। ठीक है? यहीं पे ही दिखा जाता है कि जो मुस्लिम है वो थ्रेट्स है, वो वायलेंस का यूज कर रहे हो, यहीं से मुस्लिम और सिन्हालास के बीच में वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कितना रेडिकल मूवमेंट किसके अंदर, श्रीलंका के अंदर निकल रहा है। ठीक है? क्यों, एथनिक ग्रुप के अंदर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो हार्मनी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो एक पिक्चर दी हुई है आपकी बुक के अंदर, जहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो सिन्हाला है वही ओनली इसी के अंदर रहेंगे, जो तमिल लोग हैं वो कितना अपने एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं। ठीक है? आगे देखते हैं मालदीव्स का। तो मालदीव्स की अगर हम बात करें यार, वो कहाँ पे गए हैं, हाइलाइटर मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है यार। हाँ, तो मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स ने भी काफी चैलेंजेस फेस करे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से रिलेटेड रिसेंट ईयर में। यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, सोशल इकोनॉमिक इशू दिखा है, जिसके 2004 का सुनामी है जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर, रेडिकलाइजेशन को राइज करने में कंट्री के अंदर। जो मालदीव्स है उसके अंदर काफी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जैसे कि आईसीआई। ठीक है? ये आईसीआई ग्रुप हो गया। और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे कि आईसीआई हो गया। ये कहीं ना कहीं जो आईसीआई ग्रुप है, इसके अंदर काफी लोग ज्वाइन करे, कि इसके अंदर सीरिया के अंदर उन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट करा है और कहीं ना कहीं वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट में ज्वाइन करना स्टार्ट करा है। जो मालदीव की गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी थी, जहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि 200 से अराउंड जो सिटीजन है, वो क्या है, उन्होंने अटेम्प्ट करा था ज्वाइन करने का, लेकिन उनको रोका गया है। ठीक है? तो गवर्नमेंट दिखा रही है कि आईसीआई जो ग्रुप है टेररिस्ट का, वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है सीरिया का, वहाँ पे लोगों ने ट्रैवल करने स्टार्ट करा और ज्वाइन भी करा वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन गवर्नमेंट ने 200 सिटीजन्स को रोका, स्टॉप करा वहाँ पे। ठीक है? जो रेडिकलाइजेशन है वो, उनको रोका गया, उनको मालदीव्स के अंदर दोबारा बुलाया गया और ये काम फारूक और नूर ने करा, जहाँ पे उन्होंने यंग पीपल को इन्फ्लुएंस करा। पास्ट डिकेड में देखें तो कंट्री के अंदर काफी वायलेंट अटैक भी हुआ है, जो कि इन एट्रीब्यूट करता है किसको, रेडिकल इस्लामिक ग्रुप को। जैसे 2007 के अंदर सुल्तान पार्क अटैक होना, 2012 के अंदर एसेसिनेशन होना। ठीक है? और एक मर्डर होना किसका, जर्नलिस्ट का। 2020 के अंदर अटैक होना, टेररिस्ट, ये एक फॉरेन के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक था। ठीक है? तो ये सारी चीजें, अटैक हमको किसके अंदर दिखता है, मालदीव्स के अंदर दिखता है।
और ये कहीं न कहीं जो ये एक्ट है, जो रेडिकल ग्रुप ग्रो हो रहा है, ये दिखाता है यहाँ की डिस्टेबलाइज़ेशन को। कंट्री के पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है और सोशली भी स्टेबल नहीं है। इसको रोकने के लिए जो यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नसीन, 21 के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ करा था। इन्होंने बैन भी करा था जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है? 17 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बैन भी करा था। लेकिन इनके ऊपर भी हमको काफ़ी मतलब इनको भी इन्होंने काउंटर मेजर भी लिया था रेडिकलाइजेशन के रिलेटेड। इन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश करी थी, ठीक है? और ये काफ़ी बड़ा थ्रेट है किसके लिए? नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और इन ग्रुप को बोला गया है कि थ्रेट है, इसलिए इनको जो यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी है इनको। ठीक है, तो काफ़ी एफर्ट करा है गवर्नमेंट ने रोकने का, लेकिन कंट्री आज भी काफ़ी चैलेंज फेस कर रही है और कहीं न कहीं इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो जो यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो करंटली अभी भी इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पे रिफॉर्म की बात करी जा रही है, यहाँ पे जुडिशरी की माँग करी जा रही है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की बात करी जा रही है, जो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से क्या हो, फ्री हो। तो लोग अभी डिमांड चाह रहे हैं, यहाँ का इवोल्यूशन चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये हुआ मालदीव्स का। तो यहाँ पे कहानी खत्म होता है दोनों कंट्री का, कुछ था ही नहीं, बहुत ईज़ी था। तो आपको कहानी ही समझना है दोनों का, ठीक है? अब ये कैसे, क्यों हुई ये चीज़ें कैसे बताऊँ? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखो श्रीलंका का क्या है, पता ही चल गया होगा एक बार कि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ दोनों गवर्नमेंट है। यहाँ का प्रेसिडेंट स्ट्रांग रहता है, किसे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा। कौन-कौन सी पावर है ये देख लेना, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, पार्लियामेंट का क्या रोल है, जुडिशरी बिल्कुल इंडिया के जैसा और सारी चीज़ें, ठीक है? ये सब देख लेना, फिर पॉलिटिकल प्रोसेस, सेनाला, तमिल, इस्लामिक मिलिटेंट, ये सारी चीज़ें। मालदीव्स का तो अटैक ही अटैक भरा हुआ है। तो इतना ही आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। छोटा सा ही यूनिट था, तो 6th यूनिट हम कल पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।